स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। बड़ी बहस के साथ मैं हूं जब्बार खान। चर्चा इस बात को लेकर के करेंगे कि हाथरस के उस जघन्य अपराध के बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि उस पीड़िता के साथ में बलात्कार नहीं हुई, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें स्पर्म के अंश नहीं मिले हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि सरकार ने दबाव डाल करके रिपोर्ट बदलवा दी है। हाथरस में धारा 144 लागू है, मगर जब उस पीड़िता के तरफ से केस लड़ने के लिए वहां पर एक वकील जाती है तो उसे रोक दिया जाता है। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के हाथरस तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आता है, लाठीचार्ज की जाती है। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लाठियों से पीटा गया पुलिस के जरिए। कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कल भी राहुल गांधी वहां पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की में गिर जाते हैं। आज हाथरस जाते हुए डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के नेता जिनके साथ धक्का मुक्की होती है, वो गिर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, महिला कार्यकर्ताओं के साथ में किस तौर पर पुलिस बर्बरता करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर जो कुछ हुआ हमने आपसे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। ये लाठियां जिस तरीके से भाजी गई, जिस तरीके से उनको वहां से डिटेन किया गया। आज गांधी जयंती थी, ये अनुराग भदौरिया की तस्वीर है। आप देख रहे हैं कि उनके हाथ पर, उनके पीठ पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं। ये व्यवस्था किस किस्म की है? गांधी जयंती के दिन बापू के आदर्शों और उसूलों की दुहाई देते हुए हर सरकार, हर पुलिस प्रशासन का अमला काम करने की बात करता है, मगर अहिंसा के दिन, यानी कि आज 151वीं जयंती है बापू की, उस दिन भी हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में जो कुछ हुआ, उधर कांग्रेस पार्टी का अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन। इन तमाम चीजों के बीच में कई सारे महत्वपूर्ण सवाल कि पुलिस प्रशासन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए क्या अब एक ऐसा ताना बाना बुन रहा है जिसके बुनियाद पर अब कोई नई चीज सामने ना आ सके, उनकी कोई नई हरकत सामने ना आ सके। मीडिया पर पाबंदी क्यों है हाथरस में जाने से? धारा 144 लगने के बाद में 5 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर रोका जाता है। यह तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, अटल चौक की है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने यह आह्वान किया था कि हम मौन व्रत करेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे, गांधी के उसूलों पर हम वहां जाकर के माल्यार्पण करेंगे गांधी जी की मूर्ति पर, और सत्याग्रह करेंगे मौन व्रत के साथ। पुलिस की टुकड़ियां वहां पहले से मौजूद हो जाती हैं, पुलिस की टीमें वहां पर लगा दी गई। जब कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने शुरू हुए, क्योंकि शुरुआत में इक्का दुक्का कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे थे, लेकिन उसी वक्त से उन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने से लेकर के बल के प्रयोग, जिसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें, क्या पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर कुछ चीजों को छिपाने के लिए पर्दा डालने की कोशिश? यह हाथरस की तस्वीरें हैं। डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के नेता, जब वहां पहुंचते हैं उस पीड़िता से, उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए, पीड़िता के परिजनों से, तो डेरेक ओब्रायन के साथ में पुलिस किस तौर पर वहां पर व्यवहार करती है आपके सामने। डेरेक ओब्रायन को जमीन पर गिरा देती है पुलिस। डेरेक ओब्रायन जो कि अकेले वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे, और ये देखिए पुलिस ने उन्हें धक्का दिया, डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर पड़ते हैं। ये हंगामे की तस्वीरें अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से कुछ इस तरीके से सामने आ रही है। हाथरस में टीएमसी का डेलीगेशन जिस वक्त पहुंच रहा था, उस वक्त उन्हें रोकने की न सिर्फ कोशिश की गई, बल्कि टीएमसी के कद्दावर नेता डेरेक ओब्रायन को पुलिस ने इस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए उनको जमीन गिरा दी। चर्चाएं इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हो रही हैं, और इस वक्त मैं इन तमाम चीजों के हर पहलुओं को समझने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में तमाम पार्टियों के प्रवक्ता और नेता भी जुड़ेंगे। हमारे साथ फिलहाल समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपिल जी,
जो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर के अलग अलग जगहों से सामने आई, पुलिस का आरोप यह है कि आप लोगों ने इजाजत नहीं ली, वैश्विक महामारी एक्ट के खिलाफ आप लोगों ने काम किया, इसलिए पुलिस को मजबूर होकर के यह सब कुछ करना पड़ा। देखिए जब्बार भाई, योगी जी की पुलिस पूरी तरीके से तानाशाही पूर्वक, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके हमारे कार्यकर्ताओं का इन्होंने सर भी फोड़ा है, हाथों पे भी लाठियां बरसाई हैं। जहां तक इनको अग्रिम आदेश की बात है, अप्लाई किया जाता है, ये कहां देते हैं। दूसरी चीज, आज बापू की जन्मतिथि है, हम लोग वहां पे जाकर के एक सत्याग्रह करना चाहते थे, मौन व्रत करके वहां पे बैठना चाहते थे और उस बिटिया के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करना चाहते थे, शासन प्रशासन से न्याय की मांग करना चाहते थे, वो भी मौन व्रत के रूप में तख्तियां लेकर के। पूरी पेंडेमिक एक्ट के तहत जो हमारी सरकारों ने ये दिया है, फरमान दिया है, मास्क लगा करके, आगे जो है हेलमेट पहन करके, वो सारी चीजें हमारे कार्यकर्ता कर रहे थे। और आपको बतावें, धारा 144 सीआरपीसी गैर विधिक अगर जमाव का कोई सदस्य होता है उस पर लागू होती है। तो ये बतावे योगी सरकार की कैसे गैर विधिक ये जमाव हो रहा था। दूसरी चीज आप देखिए, हम छोटे छोटे टोली में पहुंच रहे थे, हम अपनी संवेदनाएं देना चाहते थे, बापू की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखना चाहते थे। आजाद भारत के आजाद प्रांत की इस पुलिस ने वो बर्बरता, वो अत्याचार किया है जो शायद अंग्रेजों की पुलिस भी नहीं करती। ये बहुत दुखद स्थिति है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी को हाथों पे चोट आई है, पीठों पे चोट आई है, लाठियों से मारा गया, हमारे कार्यकर्ताओं को लहूलुहान किया गया है, महिलाओं कार्यकर्ताओं को बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें ठूस करके ले जाया गया, उन्हें जमीन पे गिराया गया है। इससे ज्यादा शर्म की बात योगी सरकार के लिए क्या हो सकती है कि एक बिटिया की न्याय की मांग करने पे, न्याय की मांग करने वालों के साथ आप इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ आपके डीएम इस तरीका का बर्ताव कर रहे हैं जो अशोभनीय है, असंवेदनशील है। तो आप किस तरीके की सरकार चला रहे हैं? आपने तो पूरा जंगल राज कायम कर दिया है। मगर विरोध प्रदर्शन करने का वैश्विक महामारी के बीच में जो कायदे कानून है, क्या आपको नहीं लगता उसका भी उल्लंघन हुआ? कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ में राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई। कहा यह गया कि महामारी के बीच में लोगों की जिंदगियों को संकट में डालने जैसी स्थिति हो जाती, इसलिए हमने उनको नहीं जाने दिया और इसलिए एफआईआर दर्ज की गई। तो वही चीज तो लखनऊ में भी वो लोग दलील के तौर पर ले रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के लोग। जब्बार भाई, सबसे बड़ी बात यह कि पैंडेमिक एक्ट जो लागू कराने की ये बात करते हैं, इनको खुद सोचना चाहिए कि आप अगर अत्याचार करेंगे तो हम लोग लोकतंत्र के अंदर शांति मौन प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। आप वहां पैंडेमिक एक्ट में लगा के गिरफ्तारी करेंगे। आप हमें बताइए, पूरा देश खोल दिया गया कि नहीं खोल दिया गया? आपने सबसे पहले शराब को खोला कि नहीं खोला? शराबियों की वजह से आप अपनी अर्थव्यवस्था बचा रहे थे, -23.9% की आपकी अर्थव्यवस्था चली गई। 1 लाख लोग की जान जा चुकी है। ना आपने मानव की जाने बचा पाए, ना आप देश की जीडीपी बचा पाए। आप किस तरीके की सरकार चलाना चाहते हैं? आप अत्याचारी सरकार है। मगर जानबूझ करके मैं आपके विरोध प्रदर्शन या सत्याग्रह पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कपिश श्रीवास्तव जी, मगर उसका जो दूसरा पहलू है, उस दूसरे पहलू को अगर ध्यान से देखें, वैश्विक महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बड़ी एडवाइजरी और गाइडलाइंस के तौर पर है, उसकी धज्जियां भी उड़ी हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और पुलिस को 2 अहम बिंदु, एक यह कि धारा 144 लगी हुई है जहां पर 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। दूसरी, इस वैश्विक महामारी एक्ट के खिलाफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में वहां पर एक साथ इकट्ठा हुए, इसलिए पुलिस का तर्क यह है कि हमने बल का प्रयोग किया, क्योंकि हमने वहां से शुरू से उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हटने को तैयार नहीं थे। मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो हंगामा मचा हुआ पूरे देश के अंदर, जो आक्रोश है पूरे देश के अंदर, जिस तरीके से एक जघन्य अपराध होता है और उसमें एक के बाद एक जिलाधिकारी हो, एसपी हो, पुलिस के अधिकारी हो या फिर प्रशासनिक अमले के लोग हों,
हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे डीएम उस पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से वो कह रहे हैं एडीएम मीडिया के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हाथरस में अगर धारा 144 लगी हुई है तो फिर क्या एक शख्स के भी जाने पर रोका जा सकता है? पाबंदी एक शख्स के लिए भी है। ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के स्थिति क्या दिख रही है? हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या अवस्थी जी हमारे साथ में, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ में हैं। राजेश तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हैं। मैं राजेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या अवस्थी जी, धारा 144 बेशक लगा हुआ है। कल निर्भया केस में जो वकील थी सीमा कुशवाहा, वो मुलाकात करना चाहती थी उस पीड़ित परिवार से। क्या एक शख्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है? क्या मीडिया के जाने से वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगा? क्या जिस तरीके से जो बातें कल कही गई कि जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी? ऐश्वर्या अवस्थी जी, बहुत सी बातें जो है वो बिल्कुल निराधार लग रही हैं। वैश्विक महामारी चल रही है लेकिन अनलॉक हो चुका है, और पूरी प्रिकॉशन के साथ अगर इस तरह के मुद्दे आ रहे हैं और इस तरह की अव्यवस्था सामने दिखाई दे रही, तो हर आदमी को बोलने का अधिकार है। और जो सही बात है और उसको अगर सामने नहीं लाने दी जाएगी तो भाई हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? समाज में इतना अन्याय महिलाओं के साथ हो रहा है, लड़की के साथ बलात्कार होता है, वो 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसको रातों रात जला दिया जाता है। तो ये सब अन्याय हो रहा है एक के बाद एक। मतलब एक जगह तो वो अनपढ़ लोगों ने अन्याय उस महिला के साथ किया, दूसरी तरफ प्रशासन भी उसके साथ अन्याय की तरफ बढ़ ही रहा है। अगर हमें ये इसका बाहरी रूप से स्वरूप देखें तो हमें यही दिखाई देगा कि प्रशासन ने भी उनकी मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। अब ऐसे में अगर कोई पार्टी का नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों से मिलना चाह रहा है, उनके साथ अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना चाह रहा है, तो सवाल यह है कि आखिर वो क्या चीजें हैं जिसको पुलिस और प्रशासन छिपाने की कोशिश कर रहा है? हाथरस के डीएम किस चीज को छिपाने में लगे हुए हैं? हाथरस के एडीएम से लेकर के वहां के एसपी से लेकर के तमाम लोग, प्रशासनिक अमला, पुलिसिया टीम, आखिर क्या ऐसी चीजें अब हैं जिसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और किसके इशारे पर? राजेश राय जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेश जी, हम आपकी तरफ आएंगे, मगर संजीव मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। संजीव मिश्रा जी, ये हो क्या रहा है सर? आपको आवाज आ रही है संजीव जी? आप सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। संजीव जी, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन सही रूप से काम कर रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर उसको देखना है, जिस हिसाब से वो काम कर रहा होगा। यहाँ जिस तरीके से आप श्योर नहीं है? आप श्योर नहीं है कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है? तो सवाल सीधे सीधे जी, पहले सवाल कर। आपने कहा कि पुलिस और प्रशासन सही तौर पर काम कर रहा होगा, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट को नोटिस क्यों जारी करनी पड़ गई? इलाहाबाद हाई कोर्ट को संज्ञान में आया होगा जो नोटिस जारी की है, उसका नोटिस जारी की है तो उसका जवाब भी प्रशासन को देना पड़ेगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो इस हाथरस कांड पूरे प्रकरण पे हम सरकार की अगर बात करें तो निश्चित रूप से सरकार ने एसआईटी का गठन किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी के गठन किया है। 7 दिन में उसकी रिपोर्ट आनी है, 7 दिन में रिपोर्ट आने दीजिए। और ये जो नहीं, संजीव मिश्रा जी, मैं उस रिपोर्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हाथरस के डीएम कल एक वीडियो में देखे जा रहे ये कहते सुनते हुए कि मीडिया यहां आज है कल चली जाएगी। बयान को बदलने के लिए दबाव डालते हुए डीएम दिख रहे प्रवीण कुमार। आज एडीएम साहब मीडिया कर्मियों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, महिला पत्रकारों के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर मीडिया कर्मियों से अभद्रता हो रही है तो मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके डिबेट के बाद
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में अवगत कराऊंगा और मैं समझता हूं कि उस पर कार्रवाई। राजेश जी, पुलिस और प्रशासन की तरफ से लापरवाहियां नहीं, जो आपराधिक कृत्य किए गए उन पर से कैसे पर्दा उन पर डाल दिया जाता है और फिर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है? देखिए, एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसके पहले भी इनके पूर्व सांसद चिन्मयानंद जी जो बलात्कार के दोषी हुए, मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासन अमला इनको लास्ट तक बचाने में लगा रहा कि लीपापोती करके कैसे बताया जाए। इनकी संस्कृति है। उसके बाद कुलदीप सेंगर के लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। क्या गति हुई? मैं आपसे एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कारियों का, अपराधियों का महिमा मंडन होता है। पुलिस इनके कहने पे जो सरकार चाहती है, पुलिस उसी की अनुयायी होती है, पुलिस उसके कहने पे काम करती है। ये बड़ा घृणित कार्य है। और मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूं, मेरे भाजपाई मित्र मेरे जो है उनसे मेरा एक सवाल भी है कि कल आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी को जिस तरह उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की, वो निंदनीय है। उन्होंने जवाब में उन्होंने कहा कि धारा 144 तोड़ रहे हैं। मैं एक बात बड़े चैलेंज साथ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि अगर 302 और 376 धाराएं नहीं रुकेंगी देश में, तो कांग्रेस आम आदमी के संघर्ष के लिए धारा 144 हरदम तोड़ती रहेगी। ऐसे कानून जो जनता के लिए नहीं बने हैं, हमने नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों के विरुद्ध। और अगर 302 संजय मिश्रा जी, पुलिस प्रशासन की तरफ से एक के बाद एक गलती और एक के बाद मैं तो ये कहूंगा कि आपराधिक काम किया जा रहा है, जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं। मगर राहुल गांधी को जमीन पर गिरा देना, अनुराग भदौरिया को पुलिस लाठियों से जिस तरीके से पीटती है, आज डेरेक ओब्रायन को हाथरस के अंदर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की टीमें उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दे रही है, ये किस किस्म की प्रवृत्ति की शुरुआत हो रही है? मुझे तो लगता है, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं, मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा जो हटाई है उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हम उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। ठीक है संजय मिश्रा जी, ये पुलिस प्रशासन की कैसी प्रवृत्ति है? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी की जहां तक बात है तो राहुल गांधी जी खुद गिरे थे, उनको न किसी ने धक्का दिया था। मैंने खुद वो वीडियो और सामने में प्रत्यक्ष उस समय देख रहा था लाइव। तो ये कहना गलत है, ये कांग्रेसियों को कहना चाहिए जिनकी 30 साल कांग्रेस बिहार हो चुकी है। राजेश जी एक मिनट उनकी बात आ जाए। राजेश जी एक मिनट उनकी बात आ जाए। राजेश जी एक मिनट सुन लीजिए उनको। तो उनकी बात अलग है, कांग्रेसियों को इस संदर्भ में कुछ भी कहना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ तक अराजकता का सवाल है तो प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना पड़ता है। अनुराग भदौरिया ने क्या किया, किस तरीके से किया, ठीक है चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, फर्ज कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि आप ठीक कह रहे हैं। मगर क्या आपने जिलाधिकारी का भी वो वीडियो देखा जिसमें पीड़िता के घर वालों से ये कह रहे हैं कि मीडिया आधी चली गई, कल और चली जाएगी? देखिए जांच का विषय है, चूंकि एसआईटी की जांच चल रही है, 7 दिन में जांच रिपोर्ट आनी है। इन विषय सब सारे विषय उसमें तय हो जाएंगे। और जो मैं इस तरीके का आश्वासन जरूर दूंगा आपके चैनल पे कि जो भी अधिकारी इसमें सम्मिलित होगा या दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया होगा, उन सब पर कार्रवाई बनेगी और उनको कहीं किसी तरीके से बख्शा। क्या उस पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन कोई मायने नहीं रखता है? जो मरने से पहले उस पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ, और एक और वीडियो सामने आया कि उन्हीं लोगों ने पहले भी उसके साथ बलात्कार किया था। प्रशासन, पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है उस रिपोर्ट का सहारा लेकर के। देखिए आपका बड़ा चैनल है जब्बार भाई, और मैंने इसीलिए कहा, मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश हो गया, एसआईटी ने जांच शुरू कर दी। आज दूसरा दिन है एसआईटी की जांच का। 7 दिन में एसआईटी की जांच आनी है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 6 महीने के अंदर इसके डिसीजन आता है। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अगर इंतजार कर लिया जाएगा, ये एक नजीर बनने जा रही है। हाथरस का जो कपिल श्रीवास्तव जी, क्या हर मामले में ऐसे ही रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है या त्वरित कार्रवाइयां भी होती हैं? बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जैसे ही किसी की लापरवाही, किसी की गलती, किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, फौरी तौर पर उनका निलंबन होता है या फौरी तौर पर उनको हटाया जाता है फौरन। क्या इंतजार करें हम? कपिल श्रीवास्तव जी। जबार भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जबार भाई सबसे पहली चीज यह है कि जब हमारा मुंसफी कातिल हो तो आप किससे न्याय की उम्मीद करेंगे?
महंत अवैध योगी आदित्यनाथ जी जो है ये पुलिस प्रशासन को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अनुभवहीन है और उसका लाभ पुलिस उठा रही है। क्या बिना इनके इशारे के कारण काम हो रहा है? क्या कोई जिला अधिकारी या एडीजे जिस तरीके की बात एडीजी साहब कर रहे हैं, शर्मिंदगी आनी चाहिए इन्हें। इनको लॉ की जानकारी नहीं है। मैं इसमें लीगलिटीज आपको बताता हूं। जो जस्टिस वर्मा आयोग ने संशोधन किया आईपीसी और एविडेंस एक्ट के अंदर, उसमें जो ये घटना घटी है 376C की घटना है और मृत्युकालिक कथन इसके साथ बच्ची ने दिया है, डाइन डिक्लेरेशन है। दूसरी चीज इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो ये कि सबूत का भार अब उसके ऊपर है, जो अभियुक्त होगा उसे साबित करना पड़ेगा कि उसने ऐसा काम नहीं किया है। तो यहां तो सरकार खुद ही पहले ही उसकी तरफ से खड़ी है, तो कितनी गलत बात। एडीजी साहब ने जो ये बात कहा कि उसमें जो है वो स्पर्म नहीं पाए गए, तो आप हमें बताइए 376 के अंदर सिर्फ इतना ही काफी है कि अगर पेनिट्रेशन करने की कोशिश की गई हो, यानी कि अगर पेनिट्रेशन नहीं हुआ है तो भी बलात्कार माना जाएगा, कोशिश की गई हो। तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इन्हें लॉ की क्या चीज की जानकारी है नहीं। ये तो पूजा पाठ वाले आदमी थे, फिर ये रिपोर्ट झूठी है। एक हिंदू कपिल श्रीवास्तव एक एक करके बिंदुओं पर समझते हैं। क्या ये रिपोर्ट जो सामने आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, दोनों ही रिपोर्ट झूठी है? इसमें कहीं दो राय नहीं है। सरकार तो एकदम मिली, सरकार के मंशा के अनुरूप रिपोर्ट बदली गई है। आप हमें बताइए कि 376C इस पर लगी हुई है और इस पर मृत्युकालिक कथन है, और कितने दिन के बाद आप मोटोजुआ फाइंड करेंगे? विजयना में मिलेगा। ठीक है, लड़की को जलाया भी इसीलिए गया है कि दोबारा उसकी लाश की फोरेंसिक नहीं की जा सके। विपक्षी दलों के लोग सवाल उठा रहे हैं, बल्कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी ये कह रहे हैं, कोर्ट की रूलिंग्स है, कोर्ट की गाइडलाइंस है कि बलात्कार किन किन चीजों के लिए बलात्कार का केस लगेगा। बहुत सारी उसमें चीजें, स्पर्म का पाया जाना या ना पाया जाना ये साबित नहीं करता है कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ है। उस रिपोर्ट में अगर ये कहा गया कि उस पर स्पर्म नहीं मिले हैं, क्या उसके आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये साफ कर सकते हैं कि साहब बलात्कार तो हुआ ही नहीं, वहां पर तो जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही थी, इसलिए हमने कार्रवाई की? संजीव मिश्रा जी। देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा और के विषय में मेरी बात आई है कि शुरू में जब लड़की के मदर का और उनके भाई का वर्जन आया था तो उन्होंने यही कहा था कि एक लड़के ने पीछे से बाल पकड़ करके खींचा और वो गिरी तो चोट लगी। ये आपने भी देखा, हमने भी सबने देखा। नहीं, ये किस रिपोर्ट की आप हवाला दे रहे हैं? ये किस रिपोर्ट में कहा गया? परिवार वालों की तरफ से कभी कहा गया कि लड़की को पीछे से बाल से पकड़ा और गिरी और उसको चोट लग गई? आप इतना हल्का बना करके क्यों रख रहे हैं? ये उनकी मदर का बयान है जो मेरे पास है, आपको डिबेट के बाद मैं खुद भेज दूंगा। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि 8 दिन बाद मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, उसी घर वालों का यह भी आरोप है कि उस लड़की के साथ में दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, खेत में घसीट करके ले गए, हमने चप्पलों से ढूंढा कि आखिर वो कहां पर है। गए तो वहां पर देखा कि बिल्कुल बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थी, मौत के बिल्कुल नजदीक पड़ी हुई थी। किस बयान पर विश्वास किया जाए? नहीं तो ये कौन तय करेगा? ये अदालत तय करेगी, ये अदालत तय करेगी या अदालत के बाहर में हम तय करेंगे? मामला अदालत में भी है, मामला एसआईटी की जांच भी चल रही है, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ एसआईटी की जांच तो पाटीदार में भी चल रही थी। पाटीदार की जांच में तो एसआईटी ने कह दिया कि व्यापारी ने आत्महत्या की है। आप तो जैसी चाहते हैं वैसी जांच कराते हैं। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? न्यायिक जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? आपको तो न्यायिक जांच करानी चाहिए। और आपकी भद्द पिटवा रहा है भारतीय जनता पार्टी करने का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं है। ठीक है, आप दोनों लोगों से मैं चाहूंगा प्लीज थोड़ा सा इस चर्चा की गरिमा को बनाए रखें। थोड़ा सा राजेश तिवारी जी के पास मैं एक सवाल लेकर के आऊंगा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एफआईआर में लिखा है, प्रियंका गांधी को रॉबर्ट वाड्रा के पति के तौर पर दर्शाया है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस का ज्ञान है। जिस तरीके से खबरें इस बीच में अलग अलग तरह से सामने आ रही, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से हो या फिर उत्तर प्रदेश के इस ज्ञानवर्धक एफआईआर के माध्यम से जिसमें के फाश बड़ी गलतियां की गई हैं। पूरे प्रकरण में हाथरस के उस जघन्य अपराध पर पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली और उनके कई सारे ऐसे कामों को लेकर के बेशुमार सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जो कि जनता की तरफ से हैं, आम लोगों की तरफ से भी हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ से भी हैं।
एक एक करके हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे जिलाधिकारी के खिलाफ, ऐसे एडीएम के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उनका निलंबन अब तक क्यों नहीं किया गया? क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा, जो कि यह दर्शाता है कि पुलिस का नाकारापन दिखा है इस पूरे मामले में, प्रशासन का नाकारापन, निकम्मापन दिखा है इस पूरे मामले में। क्योंकि अंतिम संस्कार से लेकर के तमाम ऐसे पहलू इस पूरे प्रकरण की हैं जो कि इस वक्त न सिर्फ चर्चा का विषय है, बल्कि इस वक्त सवाल ऐसे हैं जो कि जवाब तलब है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस वक्त जो कि ऐश्वर्या जी हैं। ऐश्वर्या जी, जिस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके कल से यह कहती हुई नहीं थक रही है कि रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में या मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है, क्या उन रिपोर्ट्स को री एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए अगर उसमें लूप होल्स हो तो? एक लड़की की जान चली जाती है और मरते समय वो ये बयान देती है कि मेरे साथ अपराध किया गया, मेरे साथ बलात्कार हुआ है, और बाद में रिपोर्ट में बहुत चीजें की कमियां दिखाई देती है। तो मुझे पूरा ये लगता है कि इसको पुनः जांच होनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात सब तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि एक लड़की की जान चली गई, एक परिवार उस पीड़ा से गुजर रहा है, तो कृपया आप लोग राजनीति ना करके उनके साथ खड़े होने का वो करिए। और जो उनके साथ अपराध हुआ है, उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते संजीव मिश्रा जी, एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते, एक अच्छे नेता होने के नाते, क्या आप ये मांग करेंगे कि उन रिपोर्ट्स को री एग्जामिन किया जाना चाहिए? क्योंकि उसमें कई सारे लूप होल्स हैं, क्योंकि कोर्ट्स की रूलिंग है कि बलात्कार की जो परिभाषा है वो सिर्फ स्पम के पाए जाने ना पाए जाने से सिर्फ साबित या खारिज नहीं होती है। क्या आप ये मांग करेंगे कि रिपोर्ट्स को दोबारा से री एग्जामिन किया जाए, दोबारा से इसकी जांच हो? देखिए जब्बार भाई, एसआईटी की जांच चल रही है, दूसरा दिन है, 6 दिन और बाकी है। सर, एसआईटी की जांच अपनी जगह चल रही है। मैं उस बिंदु पर मैं आपको पूरा मौका दूंगा सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई फॉरेंसिक की, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, स्पर्म ना पाया जाना बलात्कार नहीं हुआ है। क्या बलात्कार की डेफिनेशन महज इतनी है, महज इतनी सी है? और इस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर छाती चौड़ी करके ये कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। आप कहेंगे कि इन रिपोर्ट्स को एक बार एग्जामिन किए जाने की जरूरत है, मांग करेंगे? बिल्कुल। देखिए इस मामले में चूंकि आपके महत्वपूर्ण चैनल पे इस तरीके की बात आई है, और मैं जिस भी डिबेट में बैठता हूं उसके बाद मैं पूरी अपनी जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के शासन तक पहुंचाता हूं जी। तो निश्चित रूप से आपकी इस बात को उत्तर प्रदेश शासन तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, और इसकी अगर री एग्जामिन की भी कोई व्यवस्था है तो उसको भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूँ। देखिए अभी सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारी बैठी है, सम्मानित बहन, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और सख्त सजा मिलनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। दरअसल में हो गया, विपक्ष के पास कोई इश्यूज नहीं रह गए, वो लाशों पे राजनीति करने लग गए, और ये बलात्कार जैसा सेंसिटिव केस है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके महत्वपूर्ण चैनल पे कि इसमें कोई किसी तरीके की लापरवाही या किसी तरीके किसी अधिकारी की भी लापरवाही होगी तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बार बड़े सम्मान के साथ संजीव मिश्रा जी, मैं आपको याद दिलाऊं जरा सा, ठीक है, राजनीति हरगिज नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर बलात्कार जैसे मुद्दों पर, खास तौर पर ऐसे मुद्दों पर मैं आ रहा हूं। मगर विपक्ष क्या किसी मुद्दे को लेकर के सरकार को नहीं घेरती है? विपक्ष क्या ऐसे मुद्दों पर सड़कों पर नहीं उतरता आया है? क्या आप जब विपक्ष में हुआ करते थे केंद्र में या राज्य की सरकारों में, वहां पर आपकी पार्टी विरोध प्रदर्शन नहीं करती थी, सरकारों को घेरने का काम नहीं करती थी? क्या 2012 में निर्भया केस में आपकी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरी थी? तो महज ये कह देना कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, ये कितना उचित होगा सर? देखिए लोकतंत्र में ये बहुत आवश्यक है कि विरोध करे विपक्ष, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं बहुत ज्यादा। खासतौर से बलात्कार जैसे केस में
बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बहुत जगह बलात्कार होता है। मुद्दे हैं कि आप जो परिवार की लाश फूंक दे रही है रात में, हिंदू आस्थाओं के विरुद्ध उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, उसको प्रेती योनि पर पकड़ाई जा रही है, और आप कहते हैं कि हम हिंदुत्व की बड़ी भारी रक्षा करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी को क्या ये नहीं मालूम है कि रात में किसी हिंदू का दाह संस्कार नहीं होता है? आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंसी पड़ गई थी? अति संवेदनहीन सरकार है योगी सरकार। आप संवेदनशीलता की बात करते हैं, नौटंकी कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पर। अपनी बहन बेटी के साथ हुआ होता तब आपको समझ में आता, जो प्रशांत कुमार जी के बेटी के साथ हुआ था तब समझ में आता कि इस पर बरामद होता है कि पेनिट्रेशन काफी बार होता है, या कांडोम भी लगाया जा सकता है। ये तो उनको समझ में आता। क्या वो कांडोम नहीं जानते? योगी सरकार। एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, एक एक कपिल श्रीवास्तव जी, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। संजीव जी, संजीव जी, देखिए मैंने इसलिए कहा कि 7 दिन की एसआईटी की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। इस मुद्दे पे इनको माफी मांगने दीजिए के अंदर इस पूरे प्रकरण पे चारों जो अपराधी है इन पर जो केस तय होगा उस आधार पर हर स्तर पे सरकार इनको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करने वाली है। अब इसमें ये विपक्ष कपिल जी, तो कपिल श्रीवास्तव है ही है, जो वाकई में कपिल है, तो इनसे क्या कहा जाए? ये केवल चिल्लाने के अलावा और कोई जानता ठीक है, व्यक्तिगत नहीं जाते, व्यक्तिगत नहीं जाते हैं, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप इस बात को कह रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं जाते, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। राजेश तिवारी जी, राजेश तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से अपनी बात रख लीजिए जी। इन चारों अपराधियों को, ठीक है राजेश जी। जब्बार भाई जी, मैं संदीप मिश्रा से 2-3 मेरे क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि मैं सारी बातें आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाता हूं, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो रात में लाश जलाई गई, क्या उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को थी? अगर थी तो क्यों जलाई गई? और अगर नहीं थी तो इसका मतलब ये कि सरकार का फेलियर है मिशनरी का, कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों की जानकारी अधिकारी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाते। मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, भगवान राम ने जटायु तक का तर्पण, पक्षी का तर्पण विधिवत अपने हाथों से किया था। अगर आप हिंदू धर्म को जानते होंगे तो जानते होंगे कि सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ लाश नहीं जलाई जाती। ये हमारा अंतिम संस्कार है। ये लाश नहीं जलती, एक बल्कि यादें जलती हैं। और मैं संदीप मिश्रा से पूछना चाहता हूँ कि आप जिम्मेदारी किसकी तय करना चाहते हैं? विकास दुबे जब मारा गया, आखिर बताइए, उसको लाने वाले में जिन पुलिस अधिकारी थे, आप तुरंत कार्रवाई हुई थी, कितने लोग सस्पेंड किए गए? कितने लोग सस्पेंड किए गए? और ये जो पीड़िता की लाश रात में जलाई गई, उसके लिए कौन से एसपी, कौन से डीजीपी, संजीव जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है राजेश जी, ये तो मुख्यमंत्री का फेलियर है, उनकी गोपनीयता का फेलियर है। संजीव मिश्रा जी, उनको पता नहीं है उनकी मर्जी। संजीव मिश्रा जी, आप या तो ये मानिए, नहीं आप ये तो मानिए कि मुख्यमंत्री जी की मर्जी है, ये मानिए कि सरकार में मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है संजीव मिश्रा जी, पूरा वक्त आपके पास, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस के साथी हमारे जो है वो विकास दुबे के समर्थक हैं, इसलिए वो विकास दुबे को भी विकास दुबे के समर्थक जो सब सामने, आपने राज खत्म करने की हत्या करवा दी। हम अपराधियों का समर्थन नहीं करते, हम बलात्कारियों का समर्थन नहीं करते, हम चिन्मयानंद जी को सिक्योरिटी नहीं देते, आप कुलदीप सिंह को विधायक नहीं बनाते। मिश्रा जी, ये आपका कल्चर है। अगर इसी तरीके की हालत रहे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राजेश जी, आपकी बात आ गई। ठीक है संजीव मिश्रा जी, विकास दुबे अपराधी था, इससे किसको इनकार हो सकता है? विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाइयों पर किसको इनकार हो सकता है? मगर सवाल तो तब उठते हैं ना जब यही पुलिस और प्रशासन की टीमें उसे लेकर के आती हैं और सुरक्षा के साथ में उसे अदालत तक नहीं पहुंचा पाती हैं, तो फिर सवाल तो पुलिस के ऊपर उठेंगे, सवाल तो प्रशासन के ऊपर उठेंगे ही कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? एक अपराधी, एक शख्स इतने सारे लोगों के बीच से भागने की कोशिश करता है, वो इतने सारे लोगों को अपना बंधक बना लेता है, इसलिए उसका इनकाउंटर करना पड़ा। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस वक्त भी जो चार्जशीट आपको बताऊं जो आज दाखिल की गई है कल, उस चार्जशीट में पुलिस के अमले के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए गए हैं कि अपराधियों से मिला हुआ था यह पुलिस महकमा, और इसीलिए इस पुलिस महकमे के ऊपर सवाल उठ रहा है। इसीलिए इस हाथरस के केस में पुलिस से लेकर के प्रशासनिक अमले के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के इस वक्त जनता सवाल कर रही है। संजीव मिश्रा जी, सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है,
विपक्ष अपनी बात कहता है, विरोध करता है, राजनीति भी करता है, करेगा, हर दल करता है, आप भी करते थे, इस वक्त भी हो रहा है, मगर उससे इतर संवेदनशीलता कहां चली गई? संजीव मिश्रा जी। देखिए, विकास दुबे की जहां तक बात है तो वो तो बात का चैप्टर अलग है। ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे, ठीक है, इसी पर रहिए सर। आज हम उस विषय पे नहीं बैठे हैं, लेकिन आपने जो बात कही उसका जरूर जवाब देना पड़ेगा। अगर वो अपराधी पुलिस वालों पर वहां पर भी अटैक करता तब फिर क्या स्थिति होती? खैर, उस पर हम नहीं जाते हैं उस चैप्टर पे। आज की बात करते हैं तो आज बहुत साफ की बात है, विपक्ष को भी समझना चाहिए कि 7 दिन में एसआईटी की जांच आने दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इन चारों अपराधियों पे बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार और न्यायालय के हिसाब। तो मुझे लगता है कि उसके बाद अब केवल आपका आश्वासन है, आपका आश्वासन है, 100% चर्चा हमारी जारी है, आपका आश्वासन है, अच्छा लगता है ऐसे आश्वासन सुन करके, मगर वो आश्वासन जमीनी स्तर पर असर के रूप में दिखें, उन आश्वासन के बाद में वैसी तस्वीर दिखे, तस्वीरें दिखनी चाहिए, और इसी बात की उम्मीद भी हम कर रहे हैं, क्योंकि कई मौकों पर ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए विपक्ष के पास ये मुद्दा आएगा, सवाल उठेगा, जनता सवाल उठाएगी, मीडिया सवाल पूछेगी। इसलिए हम किसी से भी ये सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के बार बार ये कहना चाहेंगे कि प्लीज आज कम से कम राजनीति ना हो, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है। अपराध रोकने और खत्म करने के लिए इस मुहिम में खामियां कहां हैं? आपराधिक षड्यंत्र कैसे होता है? अपराधियों को शेल्टर कहां से मिलता है? पुलिस प्रशासन कैसे उनसे मिला होता है? ये तमाम नेक्सस कैसे टूटेगा? इसलिए हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं निष्पक्षता के साथ में, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि सारी सरकारों में ऐसा देखने को मिलता रहा है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आज सिर्फ सिलेक्टिव हो रहा है कोई। आज भी विपक्ष कर रहा है, कल भी विपक्ष राजनीति करता था। इसलिए एक छोटा सा सवाल मैं यहां पर विपक्षी दलों से भी पूछना चाहता हूं। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता के तौर पर आप यहां पर हैं, ज्यादा बेहतर होता अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जाने से पहले अगर वो राजस्थान की तरफ रुख किए होते। वहां भी बलात्कार हुआ, वहां भी ऐसा जघन्य अपराध हुआ, और एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि देश के अंदर 88 बलात्कार रोजाना होते हैं, जिसमें से 17 बलात्कार राजस्थान में होते हैं तो 9 बलात्कार उत्तर प्रदेश में होते हैं। विपक्ष ने मौका तो दिया ना। देखिए जब्बार भाई, राजस्थान में जो घटनाएं हुई उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया। एक भी घटना ऐसी नहीं जिसकी निष्पक्ष जांच न हुई हो। कोई ऐसी घटना अगर उसी जांच की बात तो यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं, आपको वो बात सूट नहीं करती है। उसी जांच के बाद यहाँ पर सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कर रहे हैं, आपको वो सूट नहीं करता है। आप राजस्थान में जांच की बात करके पीछे हट जाते हैं। नहीं, मेरी बात, वहां ऐसी कोई घटना नहीं जहां राज्यों को प्रश्रय देने की बात कही। वहां बलात्कार नहीं हुआ, घटना के पीछे हमने वहां बलात्कार नहीं हुआ, वहां बलात्कार नहीं हुआ। जवाब भाई, बलात्कार घटना से इनकार नहीं कर रहे, बलात्कार हुआ, लेकिन सरकार ने पूरी वहां ऐसी कोई घटना बताइए जहां बलात्कारियों को प्रश्रय दिया जाता हो। ऐश्वर्या अवस्थी जी, तो बलात्कारियों ठीक है, ऐश्वर्या अवस्थी जी, ऐश्वर्या अवस्थी जी, प्रश्न की नियत पे है। प्रश्न मुझे उत्तर प्रदेश सरकार की ऐश्वर्या अवस्थी जी, सामाजिक कार्यकर्ता आपका वक्त समाज के बीच में महिलाओं के लिए काम करते करते गुजरता है। अब ऐसे में क्या एक नजीर पेश करने की जरूरत थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को राजस्थान पहुंच करके उसके बाद में हाथरस आते? देखिए राजेश जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, राजेश जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, राजेश जी मैं आपकी तरफ आता हूं। ठीक है, एक निष्पक्ष राय, आप लोग तीनों लोग पार्टी के दल, पार्टी के प्रवक्ता, एक निष्पक्ष राय ले लेते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है ऐश्वर्या जी। जी, मेरा ये कहना है कि यहाँ पर राजनीति तो किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए कि एक लड़की की मौत हो जाती है और उसके बाद राजनीति ये हो रही है कि कौन मिलने जा पाएगा, कौन मिलने नहीं जा पाएगा। दूसरी चीज, जो अपराध महिला के साथ हुआ, लड़की के साथ हुआ, उसकी पहले पुष्टि हुई कि वो उसके साथ बलात्कार किया गया। अब ये डेफिनेशन आ गई है कि बलात्कार में अगर सीमेन नहीं पाया गया तो बलात्कार नहीं माना जाएगा। तो मैं कहती हूँ ऐसे में तो आप बलात्कार की डेफिनेशन बदलिए कि लड़की के साथ अगर जबरदस्ती की जा रही है तो बलात्कार की श्रेणी में ही आएगा। ऊपर से उसके साथ उसकी हत्या भी की गई, उसको कई जगह से मारा गया, उसकी हड्डियां टूटी है, बोन्स टूटी हुई है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, जीभ कटी हुई है। तो इसके बाद आप प्रूफ करने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं? उसके साथ आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ऐसे केसेस में अदालत में मामला जाने के बाद में आरोपियों को यह साबित करना होता है कि उन्होंने बलात्कार नहीं किया। यहां तो पहले ही साबित कर दिया गया पुलिस प्रशासन के जरिए कि साहब बलात्कार ही नहीं हुआ।
तो ये बहुत शर्मनाक बात है ना कि एक लड़की की जान चली गई, वो मरते मरते अपनी बात बोल के गए कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। आप उनसे प्रूफ मांग रहे हैं जो खुद अपराधी है, वो अपने को साबित करेंगे कि हम अपराधी नहीं है। ये इस तरह का तो मौका हमारी सरकार में क्या किसी भी न्याय व्यवस्था में होना ही नहीं चाहिए। अगर ये हमें प्रमाण मिल गए कि इन लड़कों ने या इन आदमियों ने इस लड़की के साथ जबरदस्ती की है, तो उनको सफाई देने का मौका किस लिए दिया जा रहा है। और रही बात कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, एक लड़की 5 घंटे तक किसी कमरे के अंदर बंद की जाती, 5 लोग उसके साथ जबरदस्ती करते, फिर कहां से प्रूफ करने की बात आए कि बलात्कार नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो सभी मुद्दों पे यही बात बोलूंगी कि बलात्कार की परिभाषा बदल दीजिए। अगर जिस जगह आप लोग ये बोलते हैं कि अगर सीमेन पाया जाएगा तो बलात्कार है, गलत। संजीव मिश्रा जी, जान चली गई, संजीव मिश्रा जी, सवाल आपसे ही ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं, इसलिए जवाब की उम्मीद पूरा देश आपसे कर रहा है। मेरे 2 सवाल हैं इस पूरे प्रकरण में, जिस तौर पर यह पूरी घटना हुई। एक सवाल यह कि जिस आधार पर पहले ही साबित कर दिया गया कि बलात्कार नहीं हुआ, एडीजी ये कहते हैं कि वहां जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी। जातीय हिंसा क्या वाकई वहां फैलाए जाने की साजिश थी, कोशिश थी? संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि संजीव मिश्रा जी की कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी कपिश जी, बात रखिए। कपिश जी, एडीजी के मुताबिक जातीय हिंसा की साजिश की गई थी वहां पर और इसीलिए पुलिस ने सबको वहां से जाने से रोक दिया, अब सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कपिश जी, पहली चीज तो जातीय हिंसा का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इनकी पुलिस तो वहां पर इस तरह से कूचे कूचे पे पड़ी हुई है कि लोगों को निकलने नहीं दे रही है, मीडिया कर्मी तक नहीं जा पा रहे हैं। अकेला मीडिया कर्मी भी जाने की कोशिश करता है तो उनको रोक दिया जाता है और डीएम साहब तो उल्टा धमकी दे रहे हैं। उनके ऊपर कब आप ये कानून लगाएंगे? वो तो सीधा धमकी दे रहे हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही रहेंगे, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये ऑनर किलिंग की गई है। आप बताइए, अभी आपके ही न्यूज में ये सारी चीजें आई थी कि ये इसको दूसरा एंगल देना चाहते हैं। एसआईटी पे इनके कैसे कोई विश्वास करे? अभी आप मोहबा के अंदर जो एक व्यापारी के हत्या का मामला था, मणिलाल फटीदार के ऊपर, जो इनके एसपी हैं, वो अभी कोरोना में अंदर थे और बिना 17 दिन तक कोई भी उनसे बयान नहीं लिया गया और मृतकालिक कथन था उस व्यापारी का। 2 दिन पहले उसने कहा था कि इन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है, 6 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है, और उसमें कह दिया गया व्यापारी ने स्वयं आत्महत्या की है और चलती हुई गाड़ी में, क्या कोई गलती है, चलती हुई गाड़ी में खुद को गोली मारेगा? जितनी परतें हम खोल रहे हैं उतनी परतें हमें आहत कर रही है, कौन योगी जी के परतें हमें आहत कर रही है। मुझे कल पीड़िता की भाभी की तरफ से एक बयान आया जिसमें यह कहा गया कि डीएम साहब यह कह रहे हैं, धमकाते हुए, समझाते हुए, कि क्या कोरोना से अगर आपकी बेटी मरी होती तो इतना मुआवजा आपको मिलता? शर्म आती है ऐसे बयान को सुन करके कि एक जिला अधिकारी जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, इस किस्म की घटिया मानसिकता कैसे वो रख सकता है और वो पीड़िता के परिवार वालों को धमकाने या समझाने के लिए इस बात का सहारा लेता है कि सरकार ने बलात्कार और हत्या के बाद में जो आर्थिक सहायता दी है उसका सहारा लेता है कि क्या कोरोना की वजह से अगर मौत हुई होती तो इतना मुआवजा मिलता? ऐश्वर्या अवस्थी जी, एक बहुत ही शर्मनाक, संवेदनहीन एक ऐसा बयान जो कि डीएम की तरफ से, जो कि पीड़िता के परिवार की एक महिला सदस्य की तरफ से यह लगाया गया कि डीएम साहब ये कह रहे हैं कि समझाते हुए, धमकाते हुए, कि क्या कोरोना की वजह से अगर आपकी बेटी मरी होती तो इतना मुआवजा आपको मिलता। ये किस किस्म की मानसिकता है? बलात्कार और हत्या के बाद में धमकाते और प्रेशर में लाते हुए आर्थिक मुआवजे और आर्थिक सहायता को आड़ बना करके, ढाल बना करके ऐसी बात एक डीएम कह रहे हैं। पीड़िता के घर वालों से तो मेरे ख्याल से तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सीधे सीधे धमकी देना हो गया, है ना? तो इस तरीके की बातें कैसे अधिकारियों के मुंह से निकल जाती हैं, इस पे तो प्रशासन को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से अधिकारी ने उस महिला से, उस परिवार की महिला से इस बात को कहा। दूसरी चीज, महिला के लड़की के साथ अपराध हुआ, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसको हर हालत में प्रशासन को उसको न्याय के लिए, उसके न्याय को सुरक्षित करना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, एक कमेंट कीजिएगा, फिर मैं जाऊंगा राजेश जी के पास, उसके बाद में जवाब संजय मिश्रा जी से। कपिल जी,
देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये कह दूं कि देखिए, योगी सरकार और योगी सरकार की पुलिस पहले ही से डिफेंस की वकील बन चुकी है। जो प्ली जो है वो चार्जशीट के बाद जब मामला ट्रायल होता है और जो बचाव पक्ष का वकील रहता है अपने क्लाइंट के लिए, वो सारे बचाव तो योगी सरकार खुद ही ले रही है और उनकी पुलिस खुद ही ले रही है, संजीव मिश्रा जी खुद ही ले रहे हैं। तो आप इनसे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अब इनसे न्याय की उम्मीद इसलिए भी नहीं की जा सकती है कि यही सारे तर्क डॉक्टर कफील खान के एनएसए पे भी लिया करते थे, लेकिन जब हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है, योगी सरकार के गाल पे एक चाटा रखा है, उसके तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है? नहीं, पुलिस प्रशासन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। पुलिस प्रशासन की टीम के मुंह में जो कुछ आता है बक दें। आप ये कहना चाह रहे हैं पुलिस प्रशासन पर इस सरकार का कंट्रोल ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो चुकी है, कुछ भी कर रही है? कपीश जी, जबार भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि योगी सरकार अनुभवहीन सरकार है। योगी जी केवल निर्भर कर गए अधिकारियों के ऊपर और उन्हें अपने ठीक है, वक्त की तंगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी 2 कमेंट लूंगा। ठीक है, वक्त की तंगी है। जैसा कि ऐश्वर्या अवस्थी जी ने कहा कि ये बोल कैसे अधिकारियों के मुंह से निकल जाते हैं, अधिकारियों की जबान कैसे फिसल जाती है। और मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा कपिल श्रीवास्तव जी, शायद आपको तलख लगे, खराब लगे, ये ऐसे ही बोल निकल जाते हैं जैसे किसी ने यह कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती, मगर उस चर्चा में मैं आज नहीं जाऊंगा। संजय मिश्रा जी, लेकिन क्या एक डीएम के मुंह से यह बात निकले कि कोरोना की वजह से मौत हुई होती तो इतना मुआवजा नहीं मिलता? मान जाइए, समझ जाइए, चुपचाप खामोश बैठ जाइए। ये उचित शब्दावली नहीं, मैं इसको कतई किसी तरीके से उचित नहीं मानता हूं और मैं इसकी भत्सा भी करता हूं। अगर डीएम ने ये इस तरीके से बात कही है वहां पर, तो निश्चित रूप से ये शर्मनाक है और निश्चित रूप से मेरा भी प्रयास होगा कि मैं इस विषय को जरूर, एक दो चीजें मेरे समझ संज्ञान में आई है, जैसे एक पत्रकारों को इस तरीके से अगर वहां पर बदतमीजी की गई है, ये निश्चित ही निहायत ही ये लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है। मेरा प्रयास रहेगा। अयोध्या में संतों ने इस मुद्दे को उठाया है कि वहां पर पुलिस प्रशासन ने गलतियां की है, अंतिम संस्कार के प्रकरण से लेकर के धमकाने वाले तक के मामले में। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, सरकार सख्त कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने कहा है, जवाब तलब किया है। नहीं, देखिए, सीधी बात है, इस पूरे प्रकरण में, हाथरस वाले प्रकरण में जिस तरीके की स्थितियां आई है, वो स्थितियां निश्चित रूप से चिंताजनक है और विपक्ष का भी रोल इसमें चिंताजनक है। कोई अपने आप ही गिर पड़ रहा है तो पूरी पार्टी कह रही कि उसको गिरा दिया गया, किसी को धक्का दे दिया गया, ये सब चीजें नहीं है। मगर सवाल ये है कि जितने हल्के अंदाज में आप इन बातों को रख रहे हैं, उतनी हल्की चीजें या नहीं है। मैं आखिरी कमेंट के लिए राजेश जी आपकी तरफ नहीं आ सका, बहुत माफी के साथ में आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी, संजय मिश्रा जी और ऐश्वर्या जी और राजेश जी, आप सब लोगों ने वक्त निकाला R9 टीवी के माध्यम से। दरअसल हम इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमारी पुलिस, क्या हमारा प्रशासन इतना असंवेदनशील हो चुका है या फिर इतना ज्यादा जालसाजी करने लग गया है, जैसा कि कई सारे केसेस में सामने चीजें आई हैं कि अपराधियों के साथ मिलकर के अपराध को शह देता है या फिर गलती, गफलत या फिर क्या कहें आपराधिक कृत्य ऐसे करता है जिसमें कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ता है। शायद ये चीजें अगर बेहतर हो जाए, प्रशासनिक अमला ठीक हो जाए, पुलिस अमला ठीक हो जाए, तो शायद अपराध मुक्त प्रदेश भी हो जाए।